memories. Thank you. Thank you. The next speaker is Arun Singh. धन्यवाद सर। जो केंद्रीय बजट 2022-23 जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, यह बजट देखे तो समावेशी भी है और इस बजट में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की छाप भी है और नए भारत के संकल्प के सिद्धि की ओर अग्रसर भी है। अभी कह रहे थे कि यह आपने जो गरीबों को छोड़ दिया, उनके लिए कुछ नहीं किया। अरे आप पूरा बजट और पूरी मोदी सरकार गांव, गरीब, किसानों के प्रति समर्पित है। सबसे पहले अगर चिंता करती है सरकार, तो कभी गरीब हमारा खुशहाल कैसे हो, उसको मूल सुविधाएं कैसे मिले। इसलिए आज गांव, गरीब, किसान प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। वित्त मंत्री जी द्वारा यह पेश किया बजट, इसको हम कह सकते हैं कि युवाओं का भी बजट है, उनकी आशा और आकांक्षाओं को भी पूर्ति करता है। यह रोजगार परक बजट है, अभी हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे। यह डेवलपमेंटल ओरिएंटेड बजट है और इसी के साथ वित्तीय स्थिरता को प्रदान करने वाला यह बजट है। यह दूरदर्शी बजट जो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी यहाँ रखी है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। जब मैं कहता हूँ गांव, गरीब, किसानों को समर्पित है बजट, तो कोविड की वैश्विक महामारी पिछले 100 वर्षों में पूरी दुनिया ने ऐसा नहीं देखा था। यह पूरी सृष्टि के लिए ही तकलीफदायक थी। भारत के 130 करोड़ की आबादी, इसमें गरीबों को किस प्रकार से बचाया जाए, वह कैसे भूखा पेट न सोए। जब लॉकडाउन लगा तो उससे के समय उसी दिन सबसे पहले अगर घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री जी की ओर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की घोषणा हुई और 5 किलो अनाज जो गरीबों को दिया जा रहा है, वह आज पिछले 19 महीने से वह लगातार चल रहा है और सरकार 2,80,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर रही है। इसीलिए देश का गरीब आम जनमानस प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। अभी मनरेगा की बात कर रहे थे। मनरेगा की बात आपके समय 2014-15 कांग्रेस के समय, तो उस समय देखिए तो केवल 33,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। यह मोदी सरकार है जो पिछले वर्ष 73 करोड़ का बजट रखी और लोगों को संकट आया तो 73,000 से 98,000 करोड़ रुपए यह मनरेगा के अंतर्गत इन्होंने खर्च करने का काम किया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि आपने इनका ध्यान नहीं रखा। देश की आजादी के बाद लोगों के पक्के मकान नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने 5 दशक तक राज किया, लेकिन पक्के मकान गरीबों के पास नहीं थे। जो थे भी, हम लोग जाते थे गांव में देखते थे, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बनते थे उसमें इतना कम पैसा उनको दिया जाता था, उसमें से भी रिश्वत होती थी, तो उन मकानों की क्षति नहीं होती। अधिकांश गांव में जाके देख लो, इंदिरा आवास योजना में या तो उस पर गाय बैल उसके अंदर बांध रहे हैं, मवेशी को बांधने का काम कर रहे हैं, या तो उसके अंदर भूसा रखा गया है, वो रहने योग्य नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पीएम आवास योजना, जो पहले प्रति व्यक्ति को 70,000 रुपए दी जाती थी, वह 1,20,000 करने का काम यह सरकार ने किया। और इसी के साथ साथ 1,20,000 के साथ जो गैस कनेक्शन है उसके लिए भी राहत,
बिजली कनेक्शन के लिए भी अलग से पैसा, यह भी उसमें जोड़ा गया और उसमें शौचालय बनाया जाता तो उसके लिए भी अलग से राहत दी जाती है। तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को मिलता है। और एरिया भी बढ़ाया गया, अब 25 स्क्वायर मीटर के एरिया में मकान बन रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक मकान बन चुके हैं। मैं इस बजट में जो गरीबों के मकान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 48,000 करोड़ रुपए इस बजट में रखा है, जिसके माध्यम से 80 लाख नए मकान 2022-23 में बने जाएंगे। अगर कोई जाके जमीन पे पूछे तो हम तो गांव में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी देख रहे हैं, गांव के लोगों को जो लखपति बने हैं, अगर वहां से खड़े होकर भाषण दीजिए तो कर मोदी मोदी मोदी। महिलाएं कहती है कि अगर कोई मकान दिया जिसके अंदर हम रह रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और उसी गांव में जाकर के देखिए, यूपीए के समय, कांग्रेस के समय जो मकान बने उसमें जाके भूसा रखा जाता है, जैसा मैंने कहा गाय बैल बांधा जाता है। यह विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का है। गरीब खुशहाल कैसे रहे, वह स्वस्थ कैसे रहे। देश की आजादी के बाद जिन्होंने 5 दशक से ऊपर राज किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लोग को स्वच्छ पीने का पानी मिलना चाहिए। आधी बीमारी जो प्रदूषित पानी होती है उसके कारण ही होती है। बड़े बड़े बजट तो आए, लेकिन उस बजट में स्वच्छ पीने का पानी का प्रोविजन ही नहीं किया गया। अगर किया गया तो 1000, 2000, 5000 रुपए ही किया गया। इतना करोड़ से ऊपर उसमें डाला ही नहीं गया। हम सबको मालूम है कि लोग पीने के पानी के लिए कई जगह हैंड पंप से लेते हैं, वह भी प्रदूषित होता है। तालाब से ले आते हैं, वो भी प्रदूषित होता है। नदियों से जा करके बहुत सारे दूर दराज के लोग जाते हैं, वो ले आते हैं, 3 से 4, 5 घंटे लग जाता है, फिर उस पानी को ले आते हैं और उसके बाद उसको बचा करके रखते हैं कि वह पानी 2-3 दिन किसी तरीके से दूर दराज के क्षेत्र उसको पी सके। लेकिन किसी ने उनको कष्ट को नहीं देखा कि आज अधिकांश बीमारी उस पानी के कारण ही होते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन की 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की है कि देश के हर नागरिक को, हर गरीब को नल से जल मिलना चाहिए। और जब वो स्वस्थ रहेगा, शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, तो भारत की विकास तो अपने आप ही बढ़ेगी। क्योंकि अस्वस्थ अगर लोग देशवासी रहेंगे तो कभी भी उसके लिए देश का विकास, जीडीपी कैसे बढ़ सकता है। पिछले 2 वर्षों में 5.5 करोड़ घरों में पीने का पानी नल के जल के माध्यम से पहुंचाया गया। गांव के लोग मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं। और इस बजट में भी देखिए 60,000 करोड़ रुपए इस बजट में यह रखा गया कि 3 करोड़ 80 लाख घरों को अगले साल 2022-23 तक उनको नल से जल की व्यवस्था की जाएगी, वो शुद्ध पीने का पानी पिएगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जो उसमें मदद नहीं कर रहे हैं। ये बगल का राज्य राजस्थान है तो बिल्कुल ही उसमें काम नहीं कर रहा है। वो जो टालम टोल करता है, केंद्र से पैसा जाता है, फिर भी नल से जल अधिक तेज गति से बढ़े, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग मोदी को श्रेय दे जाएंगे। इस संकीर्ण मानसिकता के साथ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बजट आया, चारों ओर प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है। जो आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जियोर्जिवा ने कहा, The union budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman is a very thoughtful policy agenda for India and puts a great deal of emphasis on innovation in research and development, on human capital investment and digitalization. सब लोग तारीफ कर रहे हैं। एक रिपोर्ट भी छपी, उसमें
सभी सीईओ से पूछा गया तो 17 जनवरी 2022 को अगर देखेंगे तो बजट आने से पहले सभी ने यही बात कही। 99% सीईओ ने यह कहा कि भारत तेज गति से विकास के रास्ते पे चल रहा है और तेज गति से विकास के रास्ते पे और बढ़ेगा। यह 17 जनवरी 2022 को अगर देखेंगे न्यूज़पेपर में छपा। यह पीडब्ल्यूसी जो ग्लोबल सर्वे कराई थी, पीडब्ल्यूसी के एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे रिपोर्ट में यह दर्ज है। तो सर्वे कराने के बाद भी यह पता चल रहा है कि सभी लोग का यह मोदी सरकार के नीतियों पर विश्वास है और भरोसा है। इसी के साथ साथ भारत डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़े और डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से करप्शन भी कम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी आए, लोगों तक तुरंत राहत भी पहुंचे डीबीटी के माध्यम से। और इसकी भी अगर शुरुआत अगर देखेंगे तो 2015 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया मिशन के रूप में उन्होंने कहा कि डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी और डिजिटल इकोनॉमी को हम प्राथमिकता देने जा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि दिसंबर 2021 में देखें तो 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन हुआ है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, इसको प्रमोट करने की बात सरकार ने इस बजट में कही है। ये अच्छी बात है। कहीं की भी अपनी जमीन की रजिस्ट्री आप करा सकते हैं, ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यह एक नहीं, भारत के शेड्यूल 8 की सभी भाषाओं में यह इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी। दस्तावेज उनका डिजिटल रूप में होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जो सरकार इसको प्रमोट करने जा रही है उसके माध्यम से देख सकता है। वन नेशन वन टैक्स, इसको भी कोई लागू किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को लागू करने के बाद आज जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच रहा है। 1 लाख करोड़ सदैव हर महीने आ रहा है। अब लगातार इसकी संख्या, इसका अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। गांव के लोग, वह गांव के युवा हैं, वह मोदी जी पे भरोसा करते हैं। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर की केबलिंग हो रही है। आने वाले समय में बहुत शीघ्र सभी गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। देश का कोई भी ऐसा युवा नहीं होगा जैसे शहर के उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, गांव के भी उतनी तेज स्पीड से उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। और तो और 5G का ऑक्शन भी इसी वर्ष होने वाला है। उस 5G के जब ऑक्शन होगा तो इंटरनेट कितना तेज गति से चलेगा। गांव में भी दूर दराज क्षेत्र में जहां टेलीफोन का नेटवर्क कम होता है, वहां भी तेज से उस 5G कनेक्टिविटी आने के बाद युवा वहां से जुड़ सकता है, इंटरनेट को यूज कर सकता है। यह इस बजट में कहा गया है। लोगों को कई किलोमीटर जाकर के बैंक के लिए जाना पड़ता था। वो जाकर के एटीएम से पैसा निकालना हो, ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो तो किलोमीटर उनको जाकर के बैंक के पास जाते थे, तब जाकर उनका पैसा निकलता था। मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करूंगा कि देश के जो 1,50,000 पोस्ट ऑफिस हैं, 1,50,000 जो पोस्ट ऑफिस हैं, इस बजट में ये कहा गया है उनको सीबीएस से जोड़ा जाएगा। और सीबीएस से जब जोड़ दिया जाएगा तो कोई भी गांव का युवा अपने बगल के पोस्ट ऑफिस में जा करके वहां से एटीएम के माध्यम से पैसा भी निकाल सकता है, मोबाइल बैंकिंग भी कर सकता है और डिजिटली पेमेंट भी कर सकता है। इससे करोड़ों लोगों को इससे राहत और लाभ मिलने वाला है। आखिर देश की आजादी के बाद जिन्होंने शासन किया, कांग्रेस ने क्या किया? कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उनको केवल निगेटिव ही दिखता है, जो कुछ किया उस सामने दिखता ही नहीं है। इसी प्रकार से
जो अभी क्रिप्टो करेंसी, जिसमें लाखों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करूंगा कि यह कहा गया है कि अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ले आएगी और उस डिजिटल करेंसी के माध्यम से इसी साल जो डिजिटल करेंसी आएगी उसके माध्यम से कहीं से भी किसी भी प्रकार से मोबाइल के माध्यम से भी रुपया एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बात की मैं सराहना करता हूं। और जो सेंट्रल बैंक ले आएगा तो वही रेगुलेटेड ही होगा, उस पर लोगों का विश्वास भी होगा, लोगों का भरोसा होगा। बहुत सारे लोगों का जो आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका अता पता नहीं है कि पैसा बचेगा कि रहेगा। जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ले आएगा तो इससे उनको राहत मिलेगी। सरकार हर बजट में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके मूल मंत्र को लेकर के चल रही है और उस मूल मंत्र के आधार पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो यूपीए के समय में 142वां रैंक पे होता था, मोदी जी की नीतियों के कारण, उनके कार्य योजना के कारण, उनकी सोच के कारण केंद्र सरकार की आज 142 से 63वें नंबर पे पहुंच गई है। यह 5 सालों में 79 रैंक की सुधार आई है। और आजादी के अमृत काल में, क्योंकि इस वर्ष अभी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके बाद अमृत काल 25 वर्ष का अमृत काल होगा। इस अमृत काल में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 को देश लॉन्च करने जा रहा है, जिसके माध्यम से जो ह्यूमन कैपिटल हो, जो फाइनेंस की कैपिटल हो, उसको इफिशिएंट तरीके से कैसे उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, उसके लिए काम होगा। सरकार ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। हम सबको मालूम है 2016 में जो आईबीसी लाया गया, आईबीसी के माध्यम से कितने अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लगातार एनपीए कम हो रहा है। एनपीए को जब बढ़ा तो यूपीए के गलत नीतियों के कारण बढ़ा, फोन बैंकिंग के कारण बढ़ा, उसमें एक की टोपी दूसरे पे टोपी घूमती थी, उसके कारण लगातार हमारा एनपीए बढ़ता रहा। आज एनपीए धीरे धीरे कम हो रहा है और आप रिजल्ट देखेंगे तो बैंकों के प्रॉफिट डबल होने शुरू हो गए हैं। सरकार को लगातार बैंकों को पैसा देना पड़ता था, 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बैंकों को पैसा देना पड़ा, कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ा। लेकिन अब स्थिति ये है कि बैंक के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, वो अपने पैरों पे खड़ रहे हैं। यह मोदी सरकार की पॉलिसीज और नीतियों के कारण ही है। इसको कौन नकार सकता है कि जो पहले कानून पे कानून, कानून पे कानून, इतने कानून आते थे, उन कानूनों में लोग उलझ जाता था, कंपनी चलाना तो बड़ा मुश्किल होता था। 2 वर्षों में 25,000 कंप्लायंसेज, 25,000 कंप्लायंसेज वो कम हुए हैं। और उसके साथ साथ 1486 बहुत बड़ी फिगर है, 1486 यूनियन लॉज को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कोई बिजनेस करे सुकून से बिजनेस कर सके। यह कोई काम कोई कर सकता है तो मोदी सरकार ही कर सकती है। एमएसएमई के बारे में अभी बोला गया। हम सब जानते हैं कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। 30% से अधिक जो आज एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई के माध्यम से ही हो रहा है। इसका लक्ष्य 40% का है। यह हमको नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाले बेंच तो गांधी की बात ही करते हैं। गांधी के सिद्धांत, गांधी जी के संकल्प, गांधी जी की विचारधारा को बढ़ाने का काम वह भारतीय जनता पार्टी की हम लोग ही करते हैं, हमारी सरकार ही करती है। तभी तो जो खादी की बिक्री वह 4 गुना बढ़ी है। और वोकल फॉर लोकल का नारा, वोकल फॉर लोकल का अभियान, स्वदेशी को बढ़ावा देने का अभियान, अपने घरेलू उद्योग है उनको बढ़ावा देने का अभियान, इस संकल्प के रूप में अगर कोई इसका आह्वान किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हम सबके सामने रिजल्ट उसका दिख भी रहा है। एमएसएमई को कर, सभी एमएसएमई बंद हो गई। अरे 1,30,000
1,30,00,000 एमएसएमई को सरकार ने बिना गारंटी के लोन दिया है। वो 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन जो हमारे एमएसएमई को मिला है, वह इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लोन वो सरकार ने अपने सर पे बोझ लिया। उनका एमएसएमई की बंद नहीं होने पाएंगे, उनको कोई कष्ट ना हो, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनकी गारंटी हम लेते हैं और सरकार ने उनकी गारंटी ली और 1,30,000 जो हमारे 1,30,00,000 एमएसएमई को उससे राहत मिली। सामने तो बोल के चिदम्बरम भी चले गए, वो कुछ भी आंकड़े झूठ का पुलिंदा बोल देते हैं, उसके बाद बोल के चले जाते हैं, वो सुनते नहीं। उनको सुनना चाहिए कि एमएसएमई को सरकार ने क्या क्या किया है। इसके साथ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट उसको भी रिवाइव किया जा रहा है और 2 लाख करोड़ रुपए का लोन, 2 लाख करोड़ रुपए का मदद इस वर्ष उनको दिया जाएगा। यहां तक कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अभी कोविड के दौरान वह अभी भी परेशान है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर आई, उसके बाद थोड़ा ठीक होने लगा, कोविड की दूसरी लहर आई, फिर वह हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को परेशानी बढ़ गई। इसलिए उनकी भावनाओं को, उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की फिर से कहा कि एडिशनल हम इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी यह स्कीम उनके लिए ले आ रहे हैं, जिससे उन लोगों को दिक्कत ना हो, सरकार गारंटी लेगी। वह हमारे जो छोटे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग हैं उनको दिक्कत है तो उनको दिक्कत नहीं होने देंगे। इसके लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि जिस प्रकार से चारों ओर काम किया है, संकट के समय काम किया, कह रहे जॉब कहां मिल रहे। अरे भाई, ये जो पीएलआई स्कीम 14 पीएलआई स्कीम कौन ले आया? 14 पीएलआई स्कीम मोदी जी ने ले आई। इसके माध्यम से उत्पादकता भी बढ़ रही है। और तो और अप्रैल से दिसंबर तक अगर केवल कपड़ा परिधान के निर्यात में देखेंगे तो पीएलआई में इंसेंटिव देने के माध्यम से हमारा 52% वृद्धि हुई है, 52% की वृद्धि हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को कहा कि World Bank said that the growth forecast for 2022 has been upgraded to reflect an improving investment outlook or in private investment, particularly manufacturing, benefiting from productivity-linked incentive scheme and increase in infrastructure investment. यह वर्ल्ड बैंक ने लिखित में स्टेटमेंट दिया है कि भारत का जो विकास हो रहा है उस विकास में पीएलआई का बहुत बड़ा योगदान है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी वर्ल्ड बैंक ने भी सराहना किया है। तो इनको समझ में नहीं आता कि कितनी अधिक उससे नौकरियां मिलने वाली है। जब प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि जब पीएफ में रजिस्ट्रेशन अगर बढ़ता है, और पीएफ में रजिस्ट्रेशन कोई आंकड़ा जो है ऐसा नहीं कि वो गोलमोल आंकड़ा हो, जब पीएफ में रजिस्ट्रेशन अगर बढ़ता है तो वास्तव में लोगों को नौकरियां मिल रही है कि जा रही है, देखना चाहिए। ये ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन जो बढ़ा है, मान्यवर मैं बताना चाहूंगा, इसलिए एमएसएमईज के लगातार उनकी दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सके, लगातार सरकार भी काम कर रही है और बजट में भी इसके लिए प्रावधान है। 200 करोड़ रुपए से कम के जो टेंडर है उनको अब ग्लोबल नहीं होंगे, ये सरकार ने अनाउंसमेंट किया। और तो और जो डिफेंस सेक्टर में उसका जो इंपोर्ट है उसमें 58% घरेलू जो उद्योग से लिया जा रहा है उसको 68% किया गया है। इससे किसको लाभ होगा? इससे एमएसएमई सेक्टर को ही लाभ होगा कि डिफेंस सेक्टर में भी इसको किया गया है। हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जब आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा हुई, लोग आंकड़े लगा रहे थे, सोच रहे थे कि मोदी जी आए हैं, वो 5 लाख 10 लाख करोड़ का अधिक से अधिक वो आत्मनिर्भर भारत की पैकेज की घोषणा करेंगे।
जब घोषणा की तो 5-10 लाख करोड़ रुपए नहीं, कोरोना के समय 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक घोषणा हुई। 5.5 लाख करोड़ रुपए कोई कल्पना कर सकता है? 5.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए खर्च हुआ। अभी अब चिदम्बरम जी बता रहे थे, कहते कि भाई कि वो 6.5 लाख करोड़ रुपए की जो रिवाइज बजट में उसको दिखाया गया, उसमें एयर इंडिया को उसमें जोड़ दिया गया, जो उनको दिया गया वन टाइम राहत। अब आप बताइए, एयर इंडिया में घोटाला कौन किया, किसके समय हुआ, किसके समय एयरक्राफ्ट खरीदी गई, क्यों लॉस में गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए कोई जिम्मेदार है एयर इंडिया के बर्बादी के लिए तो कांग्रेस ही तो जिम्मेदार है। और वन टाइम अगर उनको राहत देते हैं तो कहां जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? वन टाइम तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, और कहां जाएगा? इसके साथ आज टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख लें हम, और केंद्र और प्रदेश को, जब 7.5 लाख करोड़ रुपए अगले साल वर्ष खर्च होंगे, जो 35% पिछले साल से अधिक है, और प्रदेशों का भी जोड़ दे जो केंद्र उनको राहत देने वाला है, तो कुल मिलाकर के 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसके माध्यम से जो सरकार ने पीएम गति शक्ति के साथ जो इंजन दिए हैं, चाहे रोड हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, वाटरवेज हो, हर क्षेत्र में जो विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, और इसके साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। पहले हम लोग जाते थे, देखते थे कि चाइना का किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बढ़िया है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ठीक नहीं है। यह पीएम गति शक्ति के अंतर्गत जो 7.5 लाख करोड़ रुपए अगले साल खर्च किया जाएगा, उसके माध्यम से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय होगा, यह हमें पूरा विश्वास है, और करोड़ों लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। इतना सब कुछ होते हुए भी वित्त मंत्री जी की तारीफ करना चाहेंगे कि जो फिजिकल डेफिसिट है, सब कुछ इतना भारी भरकम 49,49,000 करोड़, मतलब 40 लाख करोड़ का बजट देने के बाद भी इसको अपना वित्तीय घाटा को 6.4% पे ही ले आकर के वहीं तक उसको रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जीडीपी की बात कर, जीडीपी की तो सभी पूरा देश नहीं, पूरा विश्व के, चाहे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, सभी भारत के विकास की तारीफ कर रहे हैं, और सभी यही कह रहे हैं कि भारत विश्व का सबसे तेज विकास से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ ने भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, और इस बजट में भी 9.2% की जो जीडीपी की विकास दर की बात कही गई है। हमको लगता है इससे भी तेज विकास होने वाली है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। मिशन शक्ति, मिशन बादल, सक्षम आंगनबाड़ी, कहने को तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इससे लाखों जो महिलाएं हैं, लाखों बच्चे हैं, लाखों आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जो इस बजट में के माध्यम से इसको लागू किया। बस एक मिनट, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 25,000 किलोमीटर यह हो रहा है। अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात आपके समक्ष समाप्त करना चाहूंगा। इतनी परेशानियों के बीच में भी अर्थव्यवस्था भी तेज गति से चल रही है। भारत की आज विश्व के लोग सराहना भी कर रहे हैं। वो गरीबों को कल्याणकारी योजनाएं उनके घर तक पहुंच रही, 1 रुपए भी उसमें कमीशन नहीं जा रहा है, और पूरी अर्थव्यवस्था को संभाला, वैक्सीन भी दिया, सब कुछ। संकट के समय प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों से बात करते रहे और लोगों को आर्थिक मदद देते रहे। थोड़ा सा भी उन्होंने एक भी कोर कसर नहीं छोड़ी कि गरीब है, किसान है, इनकी मदद में कोई कसर हो। संकट के समय उन्होंने देशवासियों को बचाने का काम किया, गरीबों को बचाने का काम किया। नए भारत के संकल्प के लिए और हम बढ़ रहे हैं। इसलिए दिनकर की कविता को जरूर मैं कहूँगा। उस दिनकर ने, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नव यतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। लगातार विघ्न में रह करके भारत के जो संकट था उसको चुनौती को मान करके उसको अवसर में बदलने का कोई काम कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका अभिनंदन और वंदन मैं करता हूं, और इस बजट का निर्मला सीतारमण जी ने रखा उसका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।